हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स का टर्म 2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और साथ में हम आज पेपर के अटेम्प्ट करने के यानी कि बोर्ड पेपर में हम किस तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि एग्जामिनर के सामने हमारे कम से कम नंबर काटने की पॉसिबिलिटी हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और इस सॉल्यूशन में आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि जैसा मैंने सॉल्यूशन किया है कि इसी तरीके से आप सॉल्यूशन को करेंगे पेपर में, ऐसा बिल्कुल मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। आप इस तरीके से मैं करिए जैसे आपको बेटर लगे। बस मैं आपको एक लेआउट दूंगा और करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को और आंसर को एग्जामिनर के सामने एक अलग ढंग से पेश कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपको नंबर दे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एग्जाम में स्कोर कर सकें। तो जैसे हम लोग एग्ज़ाम को सॉल्व कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिए गए हैं। तो पहले अपन लोग पेपर को सॉल्व इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया था, क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चन डिवाइड इनटू 3 सेशन में आपका पेपर डिवाइडेड है। पहले सेशन में क्या है, 6 क्वेश्चन हैं आपके, 2-2 मार्क्स के। दूसरे सेशन में 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के। और चौथे सेक्शन में यानी कि थर्ड सेक्शन में, सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन का डिवीजन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्यूशन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन क्या गया है, कहा गया है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग साथ साथ में बोर्ड में किस तरीके से लगा जाए इस तरीके को भी देखते देखते चलेंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। तो सबसे पहले पेपर में जो आंसर शीट दी जाएगी आपको, उसमें एक साइड में मार्जिन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन को डाल दें। और मतलब पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में ही डाल दें। और जो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन दैट क्या है, क्वेश्चन को सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका कि इससे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा और एग्जामिनर को एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिलता है आपकी तरफ से कि ताकि कि बच्चे ने अच्छे से किया है। जैसे कि इसमें कहा गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या कहा गया है कि हम लोग लिख ले रहे हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी गई है हम लोगों को, 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व किस मेथड से करने जा रहे हैं, इसको कई मेथड से किया जा सकता है। श्रीधराचार्य मेथड से करा सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, और ये अपना एक अनदर मेथड है क्या है, और यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड एक इजी तरीका है, तो इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन में दिया गया था 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से। तो 3x², 7 को क्या लिख सकते हैं, 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से 3x हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2, इसमें से x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 अब इसमें से होल कॉमन निकल आएगा दोनों इक्वेशन में से, और 3x प्लस 2 इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब जो इक्वल टू में दोनों में 0 होगा तो इसको इस तरीके से लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगी वैल्यू, x इक्वल टू 3। इससे क्या आएगी x की वैल्यू, x इक्वल टू माइनस 2/3, है ना। आंसर लिखने का तरीका इस तरीके से लिखिए कि hence the root of given quadratic, एक सेकेंड, quadratic equation is x इक्वल टू 3 और माइनस 2/3। और इसको आप बॉक्स के अंदर कर दीजिए। अब आप इसको करने के लिए
दो पेन का यूज ही कर सकते हैं। सॉल्यूशन को आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए और सारे सॉल्यूशन को, सारी प्रोसीजर को आप ब्लू पेन से कर सकते हैं। लास्ट में ये बॉक्स आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगने लगता है और एग्जामिनर के सामने एक अलग तरीके का प्रेजेंटेशन शो होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब दूसरा क्वेश्चन इसी के और वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिससे रियल एंड इक्वल रूट आए। तो क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं दूसरे पेज में। तो सॉल्यूशन डाला अपन ने इसी तरीके से जैसा पीछे देख रहे हैं। तो लिखा सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है वो उसको लिख लेते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। और अब जो फॉर्मूला, जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको अपन लोग लिख देते हैं, जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए कि हमने क्या यूज किया है क्वेश्चन में, किससे आपने सॉल्यूशन किया है। तो जैसे इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग, कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होती है, डी इक्वल टू 0। तो डी का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो इसको अपन लोग इसको सॉल्यूशन में लिख रहे हैं। तो डी को क्या करना है अपन लोगों को, 0। तो डी का मतलब क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू यानी कि k² माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपन लोग कि b इक्वल टू k, a इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 3। ये कैसे आया, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, a b c। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है, k² इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे आप स्क्वायर को हटाने के लिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, k इक्वल टू 2 इंटू 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। इसको डिब्बे के अंदर लिख देंगे। तो क्या लिख दोगे कि द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स इज 6। इसको बॉक्स के अंदर कर दे, ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि 3 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबाइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड सो फॉर्म। तो एक 3 क्यूबाइड है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 क्यूबाइड है और तीनों का इंडिविजुअली वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और तीनों को जोड़ देने के बाद और साइड बाय साइड ज्वाइन कर देते तो वो क्या बन जाता है, क्यूबाइड। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख ले रहे हैं इस तरीके से कि जैसे 3 क्यूब था तो उसमें से हमने एक क्यूब निकाल लिया, मतलब एक क्यूब को अपन लोग एनालाइज करके देख रहे हैं। और क्वेश्चन में अपन लोग सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन डाल देते हैं पहले। गिवन डेट क्या दिया गया है, 3 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वी नो डेट फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया गया हम लोगों को, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और लेंथ क्या है अपन ने एल मानी, एल का क्यूब। तो इसका क्यूब क्यूब हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ क्यूब क्या है आपकी, 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्यूब क्या है, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ क्यूब आ गई 4 सेंटीमीटर। तो क्यूब की सारी लेंथ क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई इस तरीके से। अब तीनों क्यूब को आफ्टर ज्वाइनिंग, अब लिखते हैं क्या है कि आफ्टर मतलब कि उसके बाद, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल द 3 क्यूब एंड टू एंड फॉर्म अ क्यूबाइड। 3 क्यूब को जोड़ने के बाद बन जाता है क्यूबाइड। हाँ ये आप देख पा रहे हो, ये क्यूबाइड सा बन गया। अब लेंथ क्या हो जाएगी, ये तो इंडिविजुअली कितनी थी, ये कितनी है 4, ये भी 4, ये भी कितनी है 4। अब तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हाइट तो आपकी उतनी है 4 सेंटीमीटर ही होगी, और उसकी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। और
अब इसमें अपन लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। अब इसमें अपन लोग सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करे दे रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ये आपका यहां से आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 ये 48 प्लस 16 प्लस 48, यहाँ से आ गया 2 ये 112, ये क्या है, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है ना, और ये क्या आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आंसर लिख दीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर अपने। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 स्टैटिस्टिक्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल, distribution of runs made by the student is given below, find the median run score। मीडियन फाइंड करना है क्वेश्चन में, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है। तो क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले सॉल्यूशन तो आपका सब में कंपलसरी है, सॉल्यूशन तो आपको लिखना ही लिखना है, ये डालना ही है। फिर उसके बाद क्या डालेंगे, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या दी गई है, रन स्कोर क्या है, 5 बच्चे हैं आपके, और मतलब इस इंटरवल में रन स्कोर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये रन स्कोर के इंटरवल है। और 4 बच्चे हैं जिनने 0 से 20 के बीच बनाए रन, और 20 और 6 बच्चे हैं 20 से 40 के बीच बनाए रन, और 40 से 5 बच्चे हैं 40 से 60 वाले, 3 बच्चे हैं 60 से 80 वाले, 4 बच्चे हैं 80 से 100 वाले। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि जो इस वाली फ्रिक्वेंसी के अंदर होते हैं, यानी कि जैसे 4 कम्युलेटिव 20 के अंदर कितने हैं 4, ठीक है, 6 मतलब कि 40। अब 40 के अंदर वाले रन बनाने वाले कितने बच्चे हैं, 6 प्लस 4 10 बच्चे हो गए। और ऐसे ही 60 के अंदर वाले 5 और 6 11 4 15, और इसी तरीके से 80 के अंदर वाले 18 और 100 के अंदर वाले 22। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल दी। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अब ये क्या आ गया अपना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। और टोटल फ्रिक्वेंसी अपनी कितनी है, टोटल फ्रिक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 4 6 10 15 18 और 4 22, और n बाई 2 अपन लोग फाइंड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये फॉर्मूले में यूज करना होता है, किसके, मीडियन के फॉर्मूले में यूज करना होता है। ये आपने मीडियन के फॉर्मूले में पढ़ा होगा, नीचे जैसे कि लिखा गया है, फॉर्मूला ऑफ मीडियन, एल प्लस एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन बाई 2 ये आपने निकाल लिया फ्रिक्वेंसी का हाफ, और माइनस सी एफ क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, जो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसके जस्ट बिफोर वाली होती है। और एफ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, हाई क्या होती है, एच क्या होता है, क्लास लिमिट होती है। और अब हम लोग कह रहे हैं इसमें मीडियन क्लास चूज करना है। मीडियन क्लास कैसे चूज करेंगे, मीडियन क्लास चूज करने के लिए सबसे पहले अपन लोगों ने इसका फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी का हाफ कर देते हैं, और जैसे ये आया अपना 11 आ गया अपना। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से हम लोग देखते हैं कि 11 किसके पहले आ रहा है, जैसे कि 15 के पहले आ रहा, 10 के बाद आ रहा, तो यानी कि ये 15 वाली जो होगी, मतलब कि इस वाली फ्रिक्वेंसी के अंदर ही है ना 11, इस वाली फ्रिक्वेंसी के अंदर है सारे, मतलब इस फ्रिक्वेंसी के पीछे ही है 11, 15 के पीछे ही है 11। तो यानी कि ये वाली जो होगी क्लास, मतलब ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपना, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अपना मीडियन क्लास। ओके, ये हो जाएगा अपना मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हम लोगों की क्या हो जाएगी, 40 60 5 15, ये फ्रिक्वेंसी हो गई, ये क्लास हो गई, ये सी एफ हो गई, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई। जैसे हम लोगों ने मीडियन क्लास लिख दी, इस तरीके से हम लोग ये मीडियन क्लास फाइंड कर ली। ओके,
इसको हम लोग बॉक्स के अंदर फिट कर दे रहे हैं। मीडियन क्लास हो गई। अब फॉर्मूले में हम लोग सीधे सीधे डायरेक्ट पुट कर देंगे, आंसर आप डायरेक्ट पाएंगे। अब देखिए मीडियन क्लास है, अब एल है, एल की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट यानी कि 40। तो यूजिंग, अब लिखेंगे आप मीडियन फॉर्मूला। तो एल क्या है 40 प्लस n/2 अपन लोगों ने फाइंड कर लिया कितना है 11, माइनस सी एफ क्या है अपना 15। 15 नहीं है, इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होगा जो इसके पिछले वाली फ्रिक्वेंसी के, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपना सी एफ। ये हो गया अपना सी एफ जो यूज होता है उसमें। तो सी एफ का हम लोगों ने यूज कर लिया, क्या है अपना 15 के जस्ट ऊपर वाली 10। ओके, ये आ गया अपना 10। नीचे क्या हो जाए यूज होता है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी क्या है अपनी 5, और हाइट यानी क्लास लिमिट कितनी है 20, यानी कि क्लास लिमिट तो आप जानते होंगे कैसे फाइंड करते हैं। क्लास लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, 20 माइनस 0, 40 माइनस 20, इस तरीके से ये क्या हो जाता है क्लास लिमिट फाइंड कर ली जाती है। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 40 प्लस ये अपना 1 बचा, और 20 अपॉन 5 ये क्या आ जाएगा अपना 4 इक्वल टू 44। तो क्या हो जाएगा आंसर, हैंस मीडियन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 44। ये आपका क्या आ गया आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है। कहा गया है फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 4, 9, 14 इफ द फर्स्ट टर्म चेंज टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम, देन राइट द न्यू AP। तो सबसे पहले वही ऐसा फॉर्मेट जैसा हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन, और जो हम लोग को गिवन डेट क्या दिया जाता है उसको लिखते हैं। गिवन AP इज 4, 9, 14 ये है कॉमन डिफरेंस। अब A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 4 है, A2 क्या है 9 है, A3 क्या है 14 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है D, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो यानी इस तरीके से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 4 इक्वल टू 14 माइनस 9। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोगों की 5। अब जी D क्या है रिमेन सेम, तो D को लिया 5 और ये क्या है रिमेन सेम, और ये क्या है न्यू फर्स्ट टर्म। तो A2 क्या होता है A1 प्लस D, तो A1 क्या है 6, D क्या है 5, तो यानी 11 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा अपना 11, और A3 क्या होगा अपना 11, मतलब A2 प्लस D मतलब 11 प्लस 5 यानी कि 16। सिमिलरली A4 अपना कितना हो जाएगा 11, 16, 21, यानी कि इसमें 5 ऐड कर रहे हैं, मतलब 6 में 5 ऐड किया तो 11, 11 में 5 ऐड किया 16, 16 में 5 ऐड किया तो 21। तो सिमिलरली इस तरीके से क्या बन जाएगा, तो न्यू AP विल बी क्या हो जाएगा अपना 6, 11, 16, 21 डॉट 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 डॉट। ये आपका न्यू AP आ गया। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, द मोड ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मोड अपन को दिया गया है और x फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल क्या दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70। फ्रिक्वेंसी इस तरीके से दी गई है एज अ फॉर्मेट जैसा हम लोग क्वेश्चन में पहले करते आ रहे हैं उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन डेट क्या दिया गया है, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 38 दी गई है। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये दी गई है अपन लोगों को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और ये फ्रिक्वेंसी लिख ली है अपन लोगों ने। मॉडल क्लास क्या कहलाती है अपनी
मॉडल क्लास लिख रहे हैं तो मॉडल क्लास होती है अपनी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्या कहलाती है, मॉडल क्लास। तो यानी 16 वाली है तो ये अपनी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो यानी कि इसको अपन लोग हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये अपनी हो गई है अपनी मॉडल क्लास। ओके, तो 30, 40 और 60 ये अपनी होगी मॉडल क्लास। फॉर्मूला यूज होता है अपने इसमें, क्या है मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ माइनस वन एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ये फॉर्मूला आप बेसिकली सबको ही जानता हुआ और याद होना बहुत जरूरी है। मीडियन और मोड का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे सवाल हमेशा बनता ही है और क्वेश्चन आएगा ही। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी सवाल होता है क्योंकि आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और सीबीएसई ने इस साल बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस भी कर दिया गया है तो उसमें कई सारी जो टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो क्वेश्चन इंक्लूड भी नहीं है। तो ये इजी सवाल सा ही है, इसको फॉर्मूले याद कर लें आप, इससे आसानी से कर सकते हैं। और मैथ के पेपर में ये है कि आप फॉर्मूले सारे चैप्टर्स की याद कर लें, हर क्वेश्चन में इस विधि से लिख के आएँ और फॉर्मूले लगा के आएँ और फॉर्मूले को लिख कर आए साथ में और हाईलाइट कर दें। तो एग्जामिनर आपका आंसर, भले ही आपका आंसर सही ना है पर एग्जामिनर आपको उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स देगा और लास्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा ही मार्क्स डिडक्ट होगा और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। आप इस विधि से यदि करके आएंगे, हाँ आप और भी कुछ कर सकते हैं, बस मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो इसमें हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं और सॉल्यूशन को हम करते हैं। मोड अपना क्या दिया गया था, 38। मोड अपना 38 दिया गया था। मोड हम लोगों को क्या दिया गया था, 38 इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है अपनी 30 प्लस एल का मतलब लोअर लिमिट f1 का फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है, और एफ नॉट फ्रिक्वेंसी ये वाली जो फ्रिक्वेंसी है ये क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है एफ नॉट, ये क्या है f1, ये क्या है f2। तो यानी कि L प्लस f1 क्या है 16 माइनस एफ नॉट क्या है 12, 2 इंटू 16 माइनस 12 माइनस एक्स इंटू एच कितना है 10। तो 13 इस साइड जाएगा तो 8 हो जाएगा आपका, 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, नीचे क्या बचा 32, ये हो जाएगा 32 माइनस 12 यानी कि 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, इसको आगे सॉल्व करेंगे ये इस साइड चला जाएगा, 20 माइनस एक्स इक्वल टू 5, ये मतलब कि 8 नीचे आएगा 40 के तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो अपन लोग क्या लिखेंगे इसमें, हेंस द वैल्यू ऑफ x फॉर मोड ऑफ गिवन distribution table is 38 इक्वल टू 15, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप आंसर लिख देंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, the diameter DE of the circle with center O prove that x y parallel to mn। तो क्वेश्चन में दिया गया एक सर्कल है, एक्स वाई टेंजेंट है और एम एन टेंजेंट है और डी क्या डायमीटर है, प्रूव करना है एक्स वाई और एम एन पैरेलल है। तो सॉल्यूशन को लिखना है, गिवन डेट क्या दिया गया है, एक्स वाई एंड एम एन आर टेंजेंट, डी इज अ डायमीटर। टू प्रूव डेट क्या करना है, एक्स वाई इज अ पैरेलल टू एम एन। या प्रूव क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो तब भी ये हम प्रूव कर सकते हैं एक्स वाई और एम एन क्या है, पैरेलल है। तो प्रूव कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, टेंजेंट ऑलवेज टचेज द सर्कल एट 90 डिग्री एट अ पॉइंट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो एक सर्कल है, इस पे जो टेंजेंट टच करती है वो क्या करती है 90 डिग्री पे बनाती है, ये आपने टेंजेंट की प्रॉपर्टी में सर्कल वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। तो एंगल हम लोग लिख रहे हैं, एंगल ओ डी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। और हम क्या कह सकते हैं, एंगल, इसको और कौन सा एंगल कह सकते हैं, ई डी एक्स, क्योंकि डायमीटर तो हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट ही होता है, क्योंकि ये क्या होता है डायमीटर ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री पे ही होता है।
तो इसलिए हमेशा सीधा ही रहेगा। तो यानी ओ डी एक्स का जो एंगल है वो ई डी एक्स का एंगल हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यानी ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सेकंड इक्वेशन अपन लोग क्या देख रहे हैं, एंगल ओ ई एन इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ई एन, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये कैसे, ये वाला 90 डिग्री तो ये वाला भी 90 डिग्री ही होगा, इस तरीके से 90 डिग्री। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूफ हो गया। तो एंगल ई डी एक्स इक्वल टू एंगल डी ई एन क्या होता है, अल्टरनेटिव। ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। तो इससे हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, हेंस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो एक्स बाई पैरेलल टू एम एल, हेंस प्रूव्ड। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के और वाले ऑप्शन पे। कहा गया है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD given AB is equal to 6 cm, BC is equal to 7 cm and CD is equal to 4 cm. Find AD. AD फाइंड करना है हम लोगों को। सॉल्यूशन में देख रहे हैं, गिवन AB is equal to 6 cm, BC is equal to 7 cm, CD is equal to 4 cm, AD फाइंड करना है। तो AB हम लोगों को क्या दिया गया है, ये AB दिया गया है 6 cm, BC हम लोगों को क्या दिया गया है 7 cm, CD हम लोगों को क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर और AD हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या लिख सकते हैं, बाय द टेंजेंट प्रॉपर्टी ये इक्वल हो जाएंगे इनके, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो इस तरीके से ये इक्वल हो जाते हैं बाय द टेंजेंट प्रॉपर्टी, सर्कल की टेंजेंट है तो इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिख दे रहे हैं अपन लोग, PB इज इक्वल टू BQ। ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे, RC इक्वल टू CQ, ये वाला इक्वल टू इसके है। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, DR इज इक्वल टू DS। ओके, फिर क्या लिखोगे, AP इक्वल टू AS, लिख दिया। और ये क्या लिखोगे आप, Y द टेंजेंट प्रॉपर्टी। ओके, अब इनको सभी को ऐड कर देंगे। तो इसको, ये आप इक्वेशन को डाल दें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो y एडिंग LHS और RHS रिस्पेक्टिवली, ये आप अलग अलग ऐड कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, PB प्लस RC प्लस DR प्लस AP इक्वल टू BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस AS। तो PB प्लस AP, PB प्लस AP क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, मतलब PB AP की वैल्यू क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, और RC प्लस DR की वैल्यू क्या दी गई है प्लस 4 सेंटीमीटर, और BQ प्लस CQ, मतलब BQ प्लस CQ की वैल्यू क्या दी गई है 7 सेंटीमीटर प्लस
डी एस प्लस ए एस की वैल्यू क्या दी गई है, फाइंड करना है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए डी। तो 6 प्लस 4 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया ए डी ना। आंसर लिख देंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एन AP 5811 हैज 40 टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। गिवन EP क्या दी है, 5811। यूजिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एन टर्म निकालने की फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और डी इस तरीके से निकाला जाता है, ये आप सब जानते ही होंगे, फॉर्मूला ही है। ये आपको AP चैप्टर में याद करने पड़ते ही हैं और याद होना भी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हम लोगों को क्या दिया गया है, A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 8 और A3 इक्वल टू 11। तो फर्स्ट फाइंड करें D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 8 माइनस 5 इक्वल टू 11 माइनस 8। D की वैल्यू आ गई हम लोगों की 3। ओके, D की वैल्यू आ गई 3। तो फाइंड क्या करना है हम लोगों को, an फाइंड करना है। ओके, an, तो an यानी कि 40 टर्म फाइंड करना है। तो A40 यानी कि A1 प्लस n की वैल्यू क्या है अपनी 40 माइनस 1, D कितना है अपना 3। तो A40 इक्वल टू A1 प्लस 39 मल्टीप्लाई 3 और A40 प्लस A1 की वैल्यू क्या है अपनी 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 27 टू 11 और A40 प्लस 122, ये A40 आ गया। अब फाइंड द सम क्या करना है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो यानी कि A31 प्लस A32 प्लस डॉट 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 प्लस A40। तो यानी कि A31 फाइंड करते हैं और A40 फाइंड करते हैं। तो A1 प्लस 31 माइनस 1 3, इसको लिखोगे A1 प्लस, ये आप फाइंड कर चुके हैं, A40 यानी 122। A31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपना 5 था, ये 30 इंटू 3, A31 इक्वल टू 95 और A40 इक्वल टू 22। लास्ट 10 टर्म्स है, सम ऑफ AP, सम ऑफ AP क्या हो जाता है आपका n अपॉन 2 A1 प्लस an। 10 टर्म्स है तो S 10, n कितना n अब 10 है, 2 A1 अपना, अब क्या मान लेंगे अपन लोग 95, क्योंकि अब AP अपन लोग नया एज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ से एक नया AP एज्यूम मान ले रहे हैं कि A1 से A10 तक दिया गया है, इसका फाइंड करना है। तो A1 अब इसमें क्या हो जाएगा 31 और A10 क्या हो जाएगा A40। तो A1 क्या हो जाएगा अपना A31 प्लस A10 क्या हो जाएगा A40 और S10 इक्वल टू 5। A31 कितना है अपना 95 प्लस और 40 कितना था 122। तो S10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 11 कैरी आई 1 2, S10 इक्वल टू 35 की 5 कैरी आई 3 8 और ये 10, इस सम ऑफ एन एटल। तो अब लास्ट में लिखेंगे हम लोग क्या आंसर, तो हेंस D इक्वल टू, D क्या आया था अपना 3, अपना A40 122 और फिर S10 फॉर लास्ट 10 टर्म्स इक्वल टू 1085।
इसको बॉक्स में कर दे 1, इसको बॉक्स में कर दे 1 और इसको बॉक्स में कर दे 1 और ये आपका सारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, अ ट्री is broken due to storm in such a way that a top of the tree touches the ground and make an angle of 30 degree with the ground. Length of the broken upper part of the tree is 8 meter. Find the height of the tree before it was broken. तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ट्री है, तो जैसे कि दिया गया है कि सॉल्यूशन को अपन लिख रहे हैं, तो सॉल्यूशन गिवन डेट क्या दिया गया, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज, मतलब कि जो अपर पार्ट की जो ब्रोकन ट्री का है उसकी लेंथ कितनी दी गई है, 8 मीटर। तो ये थोड़ा सा जो बुक का दिया गया क्वेश्चन है उसमें से थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन को करने में। मतलब एक नए क्वेश्चन हर बार आता ही है एग्जाम में, आपके क्वेश्चन बुक ही का क्वेश्चन होगा और मॉडिफाई कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, बिफोर स्टॉर्म इस तरीके से सीधा था और आफ्टर स्टॉर्म ये ब्रोक हो जाता है यहाँ से, और जो अपर पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर। और फाइंड क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ए बी और बी सी को जोड़ने पर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ट्री की हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये सीधा होकर होगे तभी तो ये ऐसा बनेगा। तो बी सी हम लोगों को दिया गया है 8 मीटर, ए बी फाइंड करना है ना। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, ए बी फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है, नहीं परपेंडिकुलर इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमें दिया क्या गया है, हाइपोटेनस। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, यूजिंग साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो इक्वल टू ए बी हम लोगों को फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू दी गई है 8 मीटर, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 8 मीटर। 2 से चला जाएगा ये 4 बार में, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए बी इक्वल टू 4 मीटर। तो क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, तो हाइट क्या थी अपनी, हाइट ऑफ द ट्री इज ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है 4 मीटर, बी सी की वैल्यू 8 मीटर, तो इक्वल टू 12 मीटर। तो हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज 12 मीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन के और वाले पार्ट को देखते हैं। और वाले में क्या गया, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। वाइड कितना है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो पोल है, एक अपन लोग पोल के यहाँ से नंबर दे रहे हैं ए बी सी डी और बीच में पॉइंट दे रहे हैं ओ। तो ए बी पोल है और सी डी पोल है, ये बीच में जो रोड है इसके दोनों तरफ है पोल, एक ए बी है एक सी डी है, इन दोनों की हाइट क्या दी गई है इक्वल। और ये दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस क्या दी गई है, यानी कि रोड की डिस्टेंस कितनी दी गई है, टोटल 80 मीटर, यानी 80 मीटर। और रोड में एक ऐसा कोई पॉइंट है जिस पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो मान लीजिए इस पोल से वो वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, तो इस ये वाला पॉइंट इस पोल से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है 80। तो अब गिवन एंगल हम लोग को एलिवेशन क्या दिए गए थे 60 और 30। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ईच पोल्स। ओके, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, बी ओ एंड ओ डी। ओके, अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको फर्स्ट लिख रहे हैं फॉर ट्रेंगल ए बी ओ, और यहाँ लिख देंगे फॉर ट्रेंगल
COD। ओके, इसमें हम लोग लिख लिया है। तो अब हम लिख रहे हैं क्या, ये थीटा दिया गया है और ये क्या है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। हम लोग को यही दो साइड्स पता है, मतलब इन्हीं दो साइड्स को वेरिएबल के रूप में भी पता है, चाहे जैसे पता है पर पता है हम लोगों को। तो यूज क्या करेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BO, और यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू, अपना टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 डिग्री यानी कि √3, AB की वैल्यू h और BO की वैल्यू x। ये अपना आ गया एक रिलेशन। तो इसको रिलेशन को और क्या लिख सकते हैं, √3 x इक्वल टू h। इसको ये भी लिख सकते हैं अपने रिलेशन को, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दे रहे हैं। ओके, अब हम लोग इस साइड के क्वेश्चन को देख रहे हैं, फॉर ट्रायंगल COD। तो COD के लिए भी हम लोग इसी तरीके से देखेंगे। ये ट्रायंगल है COD, तो इस ट्रायंगल, इस थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो यूजिंग टेन थीटा यानी कि 1030 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन DO। ओके, यानी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1030 यानी कि 1/√3 इक्वल टू CD की वैल्यू क्या है अपनी h, और DO की वैल्यू क्या है अपनी 80 माइनस x। ओके, तो हम लोग अब नीचे देख रहे हैं इस रिलेशन को, सिर्फ को क्या, इस रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, 80 माइनस x इक्वल टू √3h। ये अपना हो जाएगा सेकंड रिलेशन। अब देखो, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन। ओके, तो 80 माइनस x इक्वल टू √3, और h की वैल्यू क्या है, √3x। तो हम लोगों ने जो फाइंड किया है √3x आ जाएगा। तो 80 माइनस x इक्वल टू, यहाँ पे रख देंगे h इक्वल टू √3x इस तरीके से, और ये क्या आ जाएगा 3x। 80 इक्वल टू 4x, और ये आ जाएगा 20 इक्वल टू x। तो हम लोगों का क्या आ गया, BO है वो 20 आ गया, 20 मीटर, और DO है वो क्या था अपना 80 माइनस x इक्वल टू, यानी कि 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आंसर में आप, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x फ्रॉम each pole is 20 meter and 60 meter respectively। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गया, कहा गया है, PA and PB are the tangent drawn to a circle with center O if PA is equal to 6 centimeter and angle APB is equal to 60 degree, then find the length of the chord AB। AB की chord की लेंथ को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन को हम लोग लिख रहे हैं किस तरीके से, कि जैसे कि गिवन डेट हम लोगों को दिया गया है, गिवन डेट AB and BP are the tangent, AP एंड BP, AP एंड BP आर द टेंजेंट। अब AP इक्वल टू BP हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टी, क्योंकि एक पॉइंट से यदि सर्कल पर टेंजेंट डाली जाती है तो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इक्वल हो जाएगा। तो जब AP अपन को 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो BP भी अपना 6 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। तो AP और यदि BP इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABP क्या हो जाएगा, ABP, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि ये और ये इक्वल है, दो साइड इक्वल होती है तो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल PAB मतलब ये वाला एंगल, और एंगल PBA
तो ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस वाले जो एंगल रहते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल अपन लोग प्रूव कर चुके हैं। तो यूजिंग ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल एक्स कर लिया अपन ने, उसको मान लिया एंगल एक्स मान ले रहा है, इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी डिग्री है, 60, प्लस 2 एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 एंगल एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि ये इससे इस साइड पहुंच जाएगा, और एंगल एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 60, ये 60, तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो आपका ए पी और बी पी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये 60 है और फाइंड कर लिया अपन ने, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो वी नो डैट, अब लिख देंगे हम लोग, वी नो डैट ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal. So AP is equal to BP is equal to AB is equal to 6 centimeter. So hence length of chord AB is equal to 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 725, फाइंड द 3 नंबर। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 कैसे हो सकते हैं, 5, 5x प्लस 5 और 5x प्लस 10। और गिवन में हम लोगों को क्या दिया गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 775। तो अपन लेट अज्यूम क्या किया होगा हम लोगों ने, जिससे ये नंबर हम लोगों ने मान लिए 5x, 5x प्लस 5, 5x प्लस 10, ये कैसे मान लिए, अज्यूम क्या किया गया होगा अपन लोगों ने, लेट द 3 consecutive numbers are x, x प्लस 1, x प्लस 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 5 है, इसलिए इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे 5 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल बन जाएंगे। ओके, अब इनका जो सम दिया गया है वो क्या दिया गया, 725। तो ये अपन लोगों ने लिख लिया था, इसको अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं नीचे। तो 25x स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें से भी 5 कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 725, यानी 25x स्क्वायर, इससे आ जाएगा 25x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 25x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 725। ओके, ये आपका आंसर इतना आया। अब इस टोटल में से अपन लोग क्या कर लेंगे, 25 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचा अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 725। और इसको 25 को हम लोग नीचे भेज दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर, इसको इसके ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 725 अपॉन 25। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 4x यानी 6x प्लस 4 और प्लस 1 क्या आ जाएगा अपना 5 इक्वल टू, इसको इसमें डिवाइड देंगे तो आपका क्या आएगा, 25 2 जा और 50 और 22 बचा आपका और 9, तो यानी कि
2 और 9, 29 बचेगा। इसको काटने के मल्टीप्लाई करेंगे, 29 और मल्टीप्लाई 25 करोगे तो 725 आएगा। तो अब इसको 3x² प्लस 6x, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा अपना -24 इक्वल टू 0। 3 से अपन लोग डिवाइड दे देंगे पूरी इक्वेशन को, तो x² प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फिर क्या करोगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड x² प्लस 4x माइनस 2x इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 4 आया, और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x प्लस 4 आया और इक्वल टू 0 किया। और फिर यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन हुआ और x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब 1 मिनट पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग, ताकि आगे हम लोग कर सके। 1 सेकेंड, हम लोग पेज ऐड करे ले रहे हैं। हाँ, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -4 और यहाँ से और x इक्वल टू 2। तो कंसेक्यूटिव नंबर है, उसमें क्या कहा गया था, और पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर क्वेश्चन में कहा गया था हम लोगों को, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर लेना है। तो उसी के हिसाब से हम लोग जो x की वैल्यू है उसको देखेंगे। तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा, ये अपना सही हो जाएगा। और अवर कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 5x, 5x प्लस 5, 5x प्लस 10। सो पुट the value of x 5 into 2, 5 into 2 plus 5, 5 into 2 plus 10 is equal to 10, 15, 20. So 3 positive consecutive number which are multiple of 5 having sum of their square is 725 इक्वल टू अपना क्या था, अपना 10, 15, 20। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225 यानी 325 और 20 का स्क्वायर 400, तो 325 प्लस 400 यानी कि 725। ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करते हैं, 11 पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। ये सेक्शन सी अपना शुरू होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो कंस्ट्रक्शन का सवाल दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। ये कंस्ट्रक्शन का सवाल दिया गया है, तो ये सेक्शन सी है। तो कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर डॉट 2 टेंजेंट्स टू स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी विच लाई ऑन द ब्रेकर सर्कल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन को आप देखिए। तो एक 2 कंसेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं, इसको अपन लोग एक ओरिजिन मान रहे हैं और अपन लोग एक राउंडर लेंगे। राउंडर की जो नोक होगी यहाँ रखेंगे और पेंसिल को 3 सेंटीमीटर की रेडियस पे तय करके एक गोला बना देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर पॉइंट को रखा रहने देंगे उसके पॉइंट को, फिर 7 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक गोला बना देंगे।
फिर उसके बाद एक पॉइंट अपन लोग P चूज कर लेंगे बिगर सर्कल पर, और इसको इससे जोड़ देंगे O पे। तो ये क्या हो जाते हैं, मतलब इस पॉइंट से इस छोटे सर्कल पर, ये छोटा सर्कल है जो अपना, इस छोटे सर्कल पर हम लोगों को बनाना है ना, टेंजेंट बनानी है। तो ओ को पी से जोड़ देंगे, फिर ये वाली जो ओ पी लाइन है इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि मिड पॉइंट निकालेंगे हम लोग। तो मिड पॉइंट निकालते हैं, और मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोलते हैं, राउंडर के पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं, पेंसिल को यहाँ से मतलब आधे से ज़्यादा दूरी पे ले जाके और यहाँ पे आर्क लगाते हैं। फिर वही सिमिलर आर्क यहाँ पे लगाते हैं और ऐसा घुमा के यहाँ पे भी आर्क लगा देते हैं। फिर पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं और पेंसिल को यहाँ पे आर्क लगाते हैं, मतलब कि आधे से ज़्यादा ले जाके आर्क यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ वही सेम आर्क यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट कट होता है उस इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, और ये मिड पॉइंट आ गया। और इस मिड पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, रेडियस क्या मानते हुए, जैसे ओ डैश को हमने नया सेंटर दे दिया, ओ पी या रेडियस मान लो, या ओ डैश ओ मान लो रेडियस को, और अपन लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। और इस सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये तो पॉइंट पी यहाँ से ड्रॉ करनी थी, जहाँ पे ये जो मेन सर्कल है उसको कट करता है, जिस पे टेंजेंट डालनी है, उस पॉइंट को पी से जोड़ दिया और ऐसे ही यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। तो फर्स्ट ड्रॉ द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, और टेक अ पॉइंट पी एज पी ऑन बिगर सर्कल, फिर पी ले लिया। फिर डिवाइड ओ पी बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की यूज करके ओ पी को डिवाइड कर दिया और ओ डैश नाम दे दिया। और फिर उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग ओ डैश एज अ सेंटर, ओ डैश को सेंटर लेते हुए एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। और ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पी टू वेयर सी डैश ओ, मतलब कि जो सर्कल ओ डैश का जो सर्कल है और जो टच कर रहा है, टच इज द सी ओ, मतलब कि इस वाले सर्कल पे जो कट कर रहा है यानी टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे, इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब जो और वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिनमें टेंजेंट को बाहर से एंगल दिया जाता है और ड्रॉ करने के लिए कहता है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, तो बाहर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। एक तो हम लोग जानते हैं क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर है, सबसे पहले अपन लोग ये दिमाग में बना लेंगे कि इस तरीके से यदि सर्कल होगा, ये अपना सर्कल है और टेंजेंट भी इस तरीके से होगी, और यहाँ से अपना रेडियस से ये टेंजेंट पे है, तो ये क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। यहाँ पे 60 डिग्री बनाना है हम लोगों को, तो ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बीच में क्या होना चाहिए इस वाले एंगल को, 120 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री, और इसको जोड़ोगे 90 90 180 360 और 60 240, और 240 घटाओगे 360 में से तो क्या आ जाएगा 120। तो यहाँ पे हमें बीच वाले में क्या होना चाहिए, 120 का होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ बना लेते हैं सर्कल, सर्कल बना लिया, और बी पॉइंट से अपन लोग, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है सर्कल से, तो बी पॉइंट पे एक टेंजेंट वाली लाइन खींच लेते हैं। पहले से हम लोग लाइन खींच ली 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करके, मतलब कि यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया, पॉइंटर रखा राउंडर के और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और एक रेडियस को तय कर लेते हैं, मतलब फिक्स रेडियस ले लिया अपन लोगों ने, आर रेडियस कोई भी, और उससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और उसी रेडियस को रखते हुए यहाँ पे रखते हैं, एक आर्क यहाँ लगाते हैं, तो ये 60 डिग्री का कोण बना देता है। यदि इसको जोड़ते हुए एक लाइन बना दे, वो 120 डिग्री का कोण बना देता है। और यदि यहाँ पे रख के फिर एक आर्क लगाया जाए और इस पॉइंट को जोड़ दिया जाए, तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ से जोड़ने पे, और यहाँ से जोड़ने पे 60 डिग्री का बना रहा है। यदि हम लोग 120 और 60 को डिवाइड करें तो ये कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का, यानी कि ये 30 का बीच में गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करके इस पॉइंट पे रखेंगे पॉइंटर को अपने राउंडर के, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, और सिमिलरली यहाँ पे पॉइंटर के राउंडर के पॉइंट को रखेंगे, वही आर्क लगाएंगे, और जहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट को जोड़ देंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और फिर उसके बाद सेंटर पे हम लोग 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे कि एक रेडियस चूज कर लेंगे, और चूज करने के बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे,
फिर उसी रेडियस को लगते हुए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। तो ये कितने डिग्री का बना देता है हम लोगों का 60 डिग्री का, मतलब इस तरीके से ऐसा बनाए। और यहीं पे रखते हुए उसी रेडियस को जो अपन ने तय की थी उसी रेडियस पे यहाँ पे लेते हुए यहाँ पे राउंडर के पॉइंट को रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पे आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट को जोड़ देंगे। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना देता है, 120 डिग्री का एंगल बना देता है। और यहाँ पे तो 90 डिग्री बनाता ही है, मतलब टेंजेंट बन जाएगी। इस पॉइंट से सीधी लाइन जोड़ देंगे, जोड़ते हुए एक लाइन जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो ये तो 120 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये अपने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का। तो स्टेप वगैरह इसकी इस तरीके से लिख देंगे। स्टेप 1 ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर की रेडियस कर लिया ड्रॉ। और स्टेप 2 क्या है अपना, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट बी यूजिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की यूज करके 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। फिर उसके बाद 120 डिग्री का एंगल बनाया और 120 डिग्री एट सेंटर पे बनाया। स्टेप 4 क्या है, जॉइनिंग द लाइन ए टू पॉइंट पी, ए से पॉइंट पी पे जोड़ दिया लाइन को। अब जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन जो आपको हम बता रहे थे कि एंगल सम का यूज करके, यानी कि ए ओ बी पी इज अ कोऑर्डिनेटर एंगल ओ ए बी पी, इस तरीके से ओ ए बी पी जो कोऑर्डिनेटर है उसमें से ओ ए ओके सॉरी पी, सॉरी यहाँ पे पी होगा, एक मिनट, यहाँ पे आपका पी होगा प्लस ये ओ ए पी, ओ बी पी और ए ओ बी और ए पी बी, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, मतलब इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का सम 360 डिग्री होगा। और इन सबको जोड़ने पे 360 डिग्री आना चाहिए। तो 90 + 90 120 ए पी बी, इस तरीके से जस्टिफाई हो जाता है हम लोगों का। लास्ट में हम लोग क्या दिखा दे रहे हैं कि 60 डिग्री हो गया। अब हम क्वेश्चन के अगले पार्ट पे चलते हैं। इसमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने ऊपर बनाया था, जो कंस्ट्रक्शन किया था इस तरीके का, एक मिनट, इसमें कंस्ट्रक्शन किया था जो ए ओ बी पी, ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया था। तो इसमें ये बी पी की जो लेंथ है, यानी टेंजेंट की लेंथ, इसको फाइंड करना है। तो हम लोग इस ट्रायंगल को बाहर निकाल ले रहे हैं, पी बी ओ को। तो हम लोग इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, पी बी ओ को। और ओ बी क्या है, रेडियस, ऊपर दी गई है। ओ बी हम लोगों को पता है, ओ बी क्या है, रेडियस। और ओ पी क्या है, जो सेंटर से और टेंजेंट के पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है, बाहर के आउटसाइड वाले पॉइंट को जोड़ती है, पी को ओ पी। और टेंजेंट क्या है, पी बी। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, टेंजेंट। तो अब इसमें इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोगों को ये फाइंड करना है पी बी, यानी कि बेस, है ना। और हम लोगों को दिया क्या गया है, अपन लोगों को दिया गया है परपेंडिकुलर। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यूज क्या करेंगे, टेन 30 = ओ बी अपॉन बी पी। तो टेन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ बी अपॉन बी पी। टेन 30 का मतलब क्या होता है, 1/√3 = ओ बी की वैल्यू क्या है, 6 अपॉन बी पी अपन लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10/30 = 1/√3। और यहाँ से बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीपी = 6√3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो इसको क्या लिखेंगे, हेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट बीपी = 6√3, ये आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखने जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, द फॉलोइंग इज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइंस स्टाफ। तो एज ग्रुप दिया गया है <10, <20, <30, <40, इस तरीके से दिया गया है। इसमें एक कोई इंटरवल नहीं दिया गया है। तो इससे हम क्या समझेंगे, ये क्या दिया गया है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम लोगों को दी गई है। अब फाइंड क्या करना है, हम लोगों को मीन फाइंड करना है।
मीन फाइंड करना है तो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी तो हम लोग मीन फाइंड कर नहीं सकते हैं, या तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी को एक्सक्लूसिव फ्रिक्वेंसी में चेंज करेंगे। तो देखेंगे हम लोग इस तरीके से सॉल्यूशन लिखा हमने, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये दी गई है। एज ग्रुप हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से 10, क्योंकि लेस देन 10 तो यानी कि लेस देन 10 यानी कि 0 ही होगा। एज क्या हो सकती है, लेस देन सबसे कम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, तो 0 से 10, और फिर उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से हम लोग क्लास इंटरवल बना ले रहे हैं, एज का इंटरवल बना लिया है। और हम देख रहे हैं कि पैसेंजर कितने हैं, तो नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं इसमें, 10 से छोटे वाले 14, और 20 से छोटे वाले कितने हैं टोटल, 44, और 44 है जैसे कि टोटल 20 से छोटे वाले कितने हैं, 20 से छोटे वाले कितने हैं 44। अब 44 में से 10 से छोटे वाले कितने हैं 14, तो 20 और 10 के बीच में कितने आएंगे, -14 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 30। इस तरीके से इसमें 30 आ गए। सिमिलरली ऐसे करेंगे इसमें लेस देन 30 में, तो 82 में से 44 घटा दो तो 38 आ जाएगा। ऐसी लेस देन 40 में 52, ऐसी 50, फिर 61, और फिर सिमिलर इसी तरीके से हम लोग एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना डाली, एक फ्रिक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ पैसेंजर बना डाली, यानी कि एक्सक्लूसिव फ्रिक्वेंसी बना डाली हम लोगों ने। अब एक्स आई क्या कहलाता है कि इन दोनों का मीन ले लेते हैं हम लोग, कि 0 और 10 का मीन ले लेते हैं तो एक्स आई आ जाता है। तो 0 और 10 का मीन क्या आएगा, 5 और 10 20 प्लस, मतलब 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 50 अपॉन 2 25। इसी तरीके से ये सब कर लिए हैं अपन ने, मतलब 70 प्लस 80 150 अपॉन 2 75। अब एक्स आई इंटू एफ आई निकालते हैं, क्योंकि इस जब इंटरवल वाला क्वेश्चन रहता है तो इसमें एक्स आई और एफ आई का यूज करके हम लोग मीन निकालते हैं। और टोटल फ्रिक्वेंसी तो हम लोगों ने ऐड कर ले रहे हैं, मतलब कि टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है, 40 प्लस 30 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 50 प्लस 61 प्लस 42 प्लस 30, सिग्मा एफ आई यानी 300 आ गया ये आपका। और एक्स आई एफ आई यानी कि जो टोटल जो सम होगा एक्स आई एफ आई का, उसको निकालने के लिए हमें एक्स आई एफ आई निकालेंगे। तो एक्स आई एफ आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई, तो 14 इंटू 5 70, 30 इंटू 15 450, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम लोग। तो 38 इंटू 25 950, 52 इंटू 35, ये आ जाएगा आपका सारा। और इन सबको आप ऐड करेंगे तो एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा, 12,600। ओके, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ गया, 12,600। और मीन क्या होता है, मीन होता है सिग्मा बार इक्वल टू ये एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या है, 12,600 अपॉन एफ आई की वैल्यू क्या है 300। तो इज इक्वल टू 2 से 2 0 कट गया, और इससे क्या आ जाएगा 42। तो हैंस मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 42। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पर प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 अभी केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रहती है, क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और इनकी लैंग्वेज को देखकर घबरा नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं, क्वेश्चन बड़ा दिखते हैं और घबरा जाते हैं, कहते बनेगा नहीं। क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसी का बेसिक यूज करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, ये आपका एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ लाइट हाउस इज टॉल टावर विथ लाइट नियर द टॉप। तो ये इस तरीके से टॉप पे लाइट है, ये दिया गया है। दीज आर ऑफ्टन बिल्ट ऑन द आइसलैंड, आइसलैंड पे दी जाती है, कोस्ट और क्लिफ बनाया जाता है। लाइट हाउस ऑन द वाटर सरफेस एक्ट एज अ नेविगेटर एड टू द मेन मार्नियर्स and send warning to boats and ship for dangers. Initially, boat coal would be used as an illuminator. Gradually, it was replaced by the candle, lantern, and electric light. Nowadays, they are run by the machine and remote monitoring. मतलब यही है कि पहले ये नेविगेशन के लिए काम करता था, लाइट को मतलब रास्ता दिखाने के लिए पहले कोल वगैरह का यूज़ करते थे, अब फिर कैंडल वगैरह का, फिर ये मॉनिटरिंग रिमोट मॉनिटरिंग वगैरह यानी लाइट हाउस वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। ये कहानी दी गई है, इससे कोई घबराना नहीं है। फिर क्या क्या गया है, Bronx Reef Lighthouse of Mumbai was constructed in 1874-75 में। It was approximately 40 meter high and its beam can be seen at a distance of 30 किलोमीटर। यानी कि इसकी हाइट हम लोगों को कितनी दी गई है 40 मीटर, और
एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो यानी कि इसकी जो बीम है वो हम लोग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस से देख सकते हैं। तो a ship and a boat are coming toward the lighthouse from the opposite direction. Angle of the depression of flashlight from the lighthouse to the boat and the ship are 30 degree and 60 degree. तो यानी कि ये बोट है अपनी, ये अपनी बोट है और ये अपनी क्या है, शिप आ रही है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देखने का क्या है, 30 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है। ऑल्टरनेटिव एंगल हमेशा पैरेलल लाइन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द टू बोट और शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस, फाइंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। तो इसकी कौन सा जो बोट और शिप में से कौन इस लाइट हाउस के सबसे ज़्यादा पास है और इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला नंबर का सॉल्यूशन है इसमें, जैसे कि हम लोगों को गिवन फिगर इस तरीके से बना है, बोट है, शिप है। अब पास में क्या होगा आप खुद से देख सकते हैं, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे कि इसमें ये अल्टरनेटिव एंगल ये हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो मतलब कि ये बढ़ता जाएगा, मतलब थीटा ऐसा बढ़ता जाएगा और ये मतलब कि लाइन स्टीपर होती जाएगी, मतलब स्लांट होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे इस तरीके से यदि हम बनाते हैं, यदि थीटा कम है इस तरीके से तो ये वाली लाइन ज़्यादा होती है। यदि बड़ा होता है थीटा तो इस तरीके से बनाओगे तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ये ज़्यादा है आपका। और बड़ा करोगे आप इसको इस तरीके से, थीटा और बढ़ेगा तो यानी कि ये वाली लेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस होती जाएगी जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, तो यानी ये स्लांट होती जाएगी। तो इससे हम क्या जान रहे हैं, मतलब कि आप तो ये बेसिकली समझ सकते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल वे में, कि यदि थीटा ज़्यादा होगा तो ये वाली डिस्टेंस कम होगी। तो शिप क्या लिखोगे, शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस। शिप क्या है, नियर टू द लाइट हाउस। अब इट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। और हाइट क्या है 40। फाइंड क्या करना है हम लोग को, बी से। तो अब इस फिर से हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में दिया क्या गया है हम लोगों को, परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है, बेस, है ना। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री की यूज करेंगे हम लोग, टेन थीटा। टेन थीटा में क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का यूज होता है, बेस और परपेंडिकुलर का यूज होता है, तो हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यूजिंग टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, है ना। यूजिंग टेन थीटा पी अपॉन बी, तो टेन थीटा की वैल्यू अब लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 40 अपॉन बी सी। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू ए बी को, ए बी 40 हो गया अपना, ये अपना 40 हो गया था ए बी अपॉन बी सी। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहे हैं और लिख देंगे अपन लोग यहाँ पे 1060 डिग्री इक्वल टू √3। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी इक्वल टू 40 अपॉन √3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन 40 √3 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो इसको क्या लिखेंगे, हैंस डिस्टेंस ऑफ शिप टू लाइट हाउस इज 40 अपॉन √3 मीटर। आप क्वेश्चन को जैसा मैं बता रहा हूँ आप इस तरीके से भी लिख के आएंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे और मिनिमम से मिनिमम मार्क्स कटेंगे। इसमें मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि एग्जामिनर कैसा चाहेगा आपसे कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करें, सॉल्यूशन को जैसे ब्लैक पेन से लिखते हैं और ये डायग्राम है ब्लैक पेन से बनाते हैं, और ये चूकी हैंस ये सब आप ब्लैक पेन से लिखते हैं, और ये बॉक्स बनाना है ये ब्लैक पेन से कर दें, और सारा सॉल्यूशन आप ब्लू पेन से करें। इससे थोड़ा अट्रैक्टिव वे में हो जाता है और एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट
टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग बोट वाला सेक्शन देख रहे हैं। तो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन तो बना इस तरीके से था हम लोगों का, इस तरीके से हम लोगों का बना था। ये डिग्री 30 डिग्री, ये हम लोगों को पता है 40 मीटर। यहाँ पे क्या है अपनी बोट, तो क्या दिया गया है, गिवन हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू 40 मीटर और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहली बात इसको इस तरीके से लिख दें कि इसमें भी आपको ये फाइंड करना है, पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे तभी आप टाइम फाइंड कर पाएंगे। तो डिस्टेंस और स्पीड हम लोगों को क्या दी गई है, गिवन स्पीड इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली दूरी आपको फाइंड करनी है ना। तो इस दूरी को फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे, यूजिंग tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 40 अपॉन, अब यहाँ पे मान लो ओ है, इस तरीके से देख रहे हैं BO। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। 40 अपॉन BO, तो BO की वैल्यू क्या आ गई, 40 इंटू √3, ये आ गई आपकी वैल्यू इसकी। अब ये क्या आ गया आपका, यहाँ से BO की वैल्यू आ गई 40√3 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालना है, कितने टाइम में बोट लाइट हाउस तक पहुंच पाएगी। तो गिवन स्पीड क्या दी गई है हम लोगों को, 20 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज कर रहे हैं, चेंज स्पीड इनटू मीटर पर मिनट, यानी कि 20 इंटू 1060। तो यानी कि ये 3 बार हो गया, तो 1000 अपॉन 3 आ जाएगा। तो फिर क्या निकालना है, टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दी गई है हम लोगों की, 40√3। स्पीड क्या है, 1000 इंटू 3। ये नीचे आ जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो गया, 4 से ये 25 में गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3√3 अपॉन 25 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 अपॉन 25। तो इसको सॉल्व करके हम एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले रहे हैं, तो जल्दी से हो जाएगा। 1.732, तो इसको करने से आपका आ जाएगा 0.20784 मिनट, ये आपकी टाइम लगेगा। तो ये क्या आएगा, टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच लाइट हाउस इक्वल टू 0.20784 मिनट। ये आपका आंसर आ गया, 0.20784 मिनट आ जाएगा। ये टाइम टेकन लगेगा बोट के द्वारा लाइट हाउस तक पहुंचने में। बहुत सारे टीचरों ने इसका सॉल्यूशन ही गलत कर दिया, मतलब कि लास्ट में कैलकुलेशन नहीं किया, और जो CBSE बोर्ड ने सैम्पल पेपर जारी किया है उसमें जो आंसर दिया है उसको ही कॉपी कर दिया है। इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे, और इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे या मैनुअली सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा, और चूंकि आंसर ये करेक्ट है, CBSE के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही है। इसमें भी बहुत सारी कहानी दी गई है और जिससे आप घबरा सकते हैं, तो वैसे घबराना नहीं है।
क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कृष्णनगर इज ए स्मॉल टाउन इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णनगर के लिए डॉल आर यूनिक इन देयर zilesium and quality of their finish. They are created by the modeling coil of clay over a metal frame. The figure are painted in natural color and their hair is made either by the sheep, wool or jute. Artisan makes model starting from food, fruit, animals, goddesses, farmer, fishermen, weavers to Donald Duck and present comic character. These creations are displayed in different national and international museum. तो क्वेश्चन में हम लोग को ये सब दिया गया है कि जो कृष्णनगर में वेस्ट बंगाल में ये सब मूर्ति कलाकार लोग फेमस हैं, ये दिया गया है। Here are few images not to scale some of clay doll of कृष्णनगर, ये दी गई है। डॉल 1 में हम लोगों को देखा गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। डॉल 1 में हम लोगों को एप्पल के बारे में बताया गया है, डॉल 2 में हम लोगों को ऑरेंज के बारे में बताया गया और डॉल 3 में ये मैन ब्लू कलर का है और ये सिलेंड्रिकल है और ये स्पेरिकल है। इसकी भी रेडियस 3 है और इसकी भी रेडियस 3 है और हाइट भी इसकी 3 है, ये दिया गया है। सॉरी, हाइट इसकी क्या है, 8 दी गई है और ये ढोलक बनाई गई है। इसमें ये ढोलक के बारे में कहा गया है डॉल 4 में और इसकी रेडियस 3 दी गई है ढोलक की और हाइट फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में, इस तरीके से दिया गया है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में कैसे करना है। तो पहले में अब जैसे ये दिया गया था कि डॉल 1 डेट हैव स्पेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2 इज 2 रेशियो, मतलब कि एप्पल और ऑरेंजेस का जो स्पेयर का डायमीटर का रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख रहे हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्पेरिकल ऑरेंज इन डॉल 2। तो डॉल 1 डॉल 2 को देख रहे हैं। तो गिवन क्या दिया गया है, डॉल 1 में एप्पल है, डॉल 2 में ऑरेंजेस है, डॉल 3 में मिल ब्लू कलर डॉल है और फिर उसके बाद क्या है, डॉल 4 में सिलेंड्रिकल ड्रम है। तो रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज क्या दिया गया है, 2:3। तो लेट द रेडियस ऑफ एप्पल R1, लेट द रेडियस ऑफ ऑरेंजेस के क्या ले रहे हैं हम, R2 ले लिया है। ओके, तो ये डायमीटर है 2R1 2R2, ये डायमीटर ऑफ एप्पल, ये डायमीटर ऑफ ऑरेंज है। इनका क्या दिया गया है, 2:3। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो R1 और R2 का रेशियो भी 2:3 आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज ये फाइंड करना है हम लोगों को। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या कहलाता है, एप्पल और ऑरेंजेस क्या है, स्पेयर शेप में। तो सरफेस एरिया ऑफ एप्पल क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ एप्पल रेशियो टू सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज, यही दिया गया है, यही फाइंड करना है। तो यानी कि क्या लिख देंगे हम लोग, 4 पाई R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी हम इसमें मार्जिन लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा जगह कम है। तो ये R1 और R2 इसको इस तरीके से लिख देंगे, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा, इस तरफ ये 1 बचेगा। R1 स्क्वायर अपॉन R2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ 1 बचेगा, ये नीचे पहुंचा दिया तो यहाँ 1 बचेगा। R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या दी गई है, रेशियो की वैल्यू 2:3। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यानी कि 4/9 इक्वल टू 1। तो यानी कि 4:9 आ जाएगा आपका इसमें रेशियो ऑफ एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज क्या आ जाएगा, 4:9। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, इसी तरीके से हैंस रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज इक्वल टू 4:9। बॉक्स के अंदर कवर कर दें और आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इसी के सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 is belted and its clay is used to make the cylindrical drum of doll 4. If the radius of drum is also 3 centimeter, find the height of the drum. इसकी भी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 3 है और हाइट क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर।
तो हम लोगों को इसको मेल्ट करके पूरे को ये ड्रम बनाना है। तो अब हम देखते हैं, तो मतलब कि वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा। तो अब देख रहे हैं ये हम लोगों को हाइट दी गई है 8। ओके, तो गिवन ब्लू कलर डॉल इस तरीके से दिखा, रेडियस r है, इसकी भी रेडियस है, हाइट 8 है। तो लेट द हाइट ऑफ द ड्रम क्या मान लेना है, h। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि इसी को मेल्ट करके अपन लोग ड्रम बना रहे हैं। तो ड्रम क्या है, एक सिलेंडर है ना। ड्रम क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी रेडियस क्या दी गई है, गिवन क्या दिया गया है, गिवन रेडियस ऑफ ड्रम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या है, पाई आर स्क्वायर मतलब एच। तो इसको अपन लोग सीधे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, पाई आर कितना दिया गया है, 3 का होल स्क्वायर इंटू एच, ये है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे ये वाला सिलेंडर है, इसको क्या लिखेंगे, पाई आर कितना है, 3 है, आर स्क्वायर, एच कितना है अपना 8, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग जानते हैं, ये लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर, आर कितना दिया गया है 3 का क्यूब, ये दिया गया है। तो पाई से तीनों तरफ कट जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इस तरीके से लिखिए, 3 इंटू 3 इंटू एच, 3 इंटू 3 इंटू 8 प्लस 4 पॉइंट 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से ये 3 कट जाएगा, और इसको अपन लोग ऐसा लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू एच, इसमें से कॉमन ले लेंगे 3 इंटू 3, तो बचेगा क्या 8 प्लस 4। तो 3 इंटू 3 से 3 इंटू 3 कट जाएगा, और आपको ये बचेगा h इक्वल टू 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हैंस द हाइट ऑफ ड्रम इज 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पेपर कंप्लीटेड, यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।